चलिए, इतिहास के विकास और संविधान के विकास की प्रक्रिया में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि भारत की आज़ादी के बाद उसके सामने क्या मुख्य चुनौतियां थीं, उन्हें किन किन विषयों पे काम करना था, किन किन फ्रंट्स पर उसे आगे फर्दर इंडिया को ले करके जाना था और उस समय की बुनियादी ज़रूरतें क्या थीं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशियली जो चैलेंजेस फेस हुए उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स और रिफ्यूजी क्राइसिस। हमने इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट एंड रिफ्यूजी क्राइसिस को बहुत खूबसूरती से आपको पेश किया और इस खूबसूरती से पेश किया कि हमने पास्ट उस समय की जो भी कंसिडरेशंस थी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उनको इस समय वर्तमान में भारत में क्या चल रहा है राजनीतिक तौर पर, इससे जोड़ा। हमने कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के साथ उसे रिलेट करते हुए आपको बताया कि क्या उस समय की परिस्थितियां थी, क्या वायदे किए गए थे और आज की सिचुएशन क्या एग्जिस्ट कर रही है, क्या कॉमन एस्पेक्ट्स हैं और क्या चेंजेस आए हैं। ये सारी चीज़ों से आप एक बेटर एनालिसिस कर पाते हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटी ये स्टडी क्यों करनी चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में करनी चाहिए, इसके एंड रिजल्ट्स क्या आने चाहिए, किस तरह से हमें इसे देखना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लानिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी की बात करें, इंडस्ट्रियल प्लानिंग की बात करें। हमने अपना बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिया जब हमने उसका लेक्चर डिलीवर किया था उसमें इन 5 मुख्य बिंदुओं पर, चाहे वो रिफ्यूजी क्राइसिस था, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट था, चाहे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप का विकास करना था और चाहे फॉरेन पॉलिसी और 5 ईयर प्लानिंग यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी, इन सभी विषयों पे हमने उस दिन उस लेक्चर पे बात की और इन्हीं पर हम डिटेल में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम एक कदम और आगे बढ़ने जा रहे हैं और इसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि हम एक नए पॉलिटिकल सेटअप की ओर बढ़ रहे हैं जो कि बुनियादी तौर पर डेमोक्रेटिक होना ज़रूरी है, तो इसलिए हमारे टॉपिक का नाम भी है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन इंडिया। आज इसकी शुरुआत की है और इसे अब हम आगे लेकर के जाएंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या जुड़ेगा। आपको बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत से कंसेप्ट्स और फेनोमेना हम अब भी समझाएंगे आपको। तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन इंडिया, ये हमारा टॉपिक है। इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे गहराई में, देखेंगे क्या कमियां हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे समझते हैं और ये सही मायने में किस तरह का होना भी चाहिए। इसी से आपको समझ आ जाएगा कि आपके देश में आज के दौर में जो राजनीति है वो किन चीज़ों से प्रभावित है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस तरह के प्रोविजंस एनश्राइंड हैं जो इंश्योर करते हैं कि डेमोक्रेसी बनी रहे और हम डेमोक्रेसी को किस किस फॉर्म में एग्जीक्यूट करते हैं, ये सब आपको क्लियर होगा। इंट्रोडक्शन, तो इसको हम इस तरह से देखेंगे। पहला मेन हेडिंग इंट्रोडक्शन, सेकंड मेन हेडिंग द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री, फिर उसके अंदर ये सब हेडिंग्स हैं। थर्ड मेन हेडिंग द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। उसके बाद फोर्थ मेन हेडिंग जो है वो है द क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो टोटल 4 मेन हेडिंग्स हैं। इंट्रोडक्शन पहली, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री दूसरी, तीसरी द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और चौथी द क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये 4 मेन हेडिंग्स है इसकी और बाकी इसके अंदर सब हेडिंग्स हैं। शुरुआत करते हैं। इसका पहला जो हेडिंग है इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में ख़त्म हुआ उसके बाद डीकोलोनाइजेशन का एक फेज़ स्टार्ट हुआ, मेनली अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका। यहाँ पर जिन भी यूरोपियंस, नॉर्थ अमेरिका और जापान और रशिया, इन जिन भी कंट्रीज़ ने एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी के तौर पर ऑक्यूपाई कर रखा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक डीकोलोनाइजेशन का फेज स्टार्ट हुआ। इन कंट्रीज़ ने जिन कंट्रीज़ को कंट्रोल कर रखा था उन्हें छोड़ना शुरू किया। तो यूरोप रिट्रीट हुआ, रशिया भी रिट्रीट हुआ, नॉर्थ अमेरिका भी रिट्रीट हुआ, जापान भी रिट्रीट हुआ। मुख्यतः ये
यूरोप और नॉर्थ अमेरिका 2 कॉन्टिनेंट्स के तौर पर, रशिया और जापान 2 कंट्रीज़ के तौर पर ये रिट्रीट हुए। और फिर बहुत सी कंट्रीज़ आज़ाद हुई अफ्रीका में, एशिया में, साउथ अमेरिका में। और उस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो यकीनन ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि लंबे समय से ये सभी देश एक कॉमन एक्सपीरियंस को हैंडल कर रहे थे, और वो कॉमन एक्सपीरियंस था अथॉरिटेटिव एक्सप्लॉयटेशन बाय द अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कौन थी? कॉलोनियल गवर्नमेंट, उनके कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे आपके रिसोर्सेज को, आपकी लाइवलीहुड को, और जिसकी वजह से आपको एक रिस्पेक्टफुल डिग्निफाइड लाइफ नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में ये एक एस्पिरेशन ही थी लोगों की कि इस तरह की गवर्नमेंट या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए जिनमें लोगों की कोई से नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, लोग रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहे, उनसे विचार विमर्श नहीं किया जाता, नीतियाँ उनके हितों में नहीं बनती, उनसे रेवेन्यू लिया जाता है लेकिन उसके बेनिफिट्स उन्हें नहीं दिए जाते। तो ये जितने भी वर्ल्ड वार 2 के पहले आंदोलन हुए हैं इन सभी कॉलोनीज़ में, उन आंदोलनों में ये निहित था, एम्बेडेड था, उसके अंदर इनहेरिट था कि भाई एक गवर्नमेंट ऐसे इस्टेब्लिश हो जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे, एक रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल की गवर्नमेंट हो, लोगों की उसमें आवाज़ हो। तो जो कंट्रोल है पावर का वो लोगों के हाथ में होना चाहिए, ऐसा लोगों का विश्वास था। कुछ मुल्क तो बहुत आगे चले गए, जैसे रशियन रेवोल्यूशन आपने देखा था, तो वहाँ पर तो प्रोलेटेरिएट्स ने, यानी कि वर्कर्स और पीजेंट्स ने डायरेक्ट कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लिया था और वहाँ की किंगडम को ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ मुल्क हैं उन्होंने एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सेटअप को फॉलो किया, जिसके तहत उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, रिप्रेजेंटेटिव्स ने इंस्टीट्यूशंस को आगे हैंडल किया, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को फॉलो किया। और ये रिप्रेजेंटेटिव चुनने का सिस्टम वोट बेस्ड सिस्टम के तहत चला। रशिया में भी एक बार जब कंट्रोल ले लिया गया किंगडम के हाथों से, तो उसके बाद वहाँ पर भी फिर इलेक्शंस हुए और वहाँ के लोगों ने एक नेशनलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी और इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, दैट इज़ द सोशलिस्ट पैटर्न। सोशलिस्ट पैटर्न में समाजवाद की पालना उन्होंने की, जिसके तहत जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो सीधे लोगों से बिलोंग करते हैं। इस तरह का एक कंसेप्ट उन्होंने अपनाया। निजी संपत्ति का अधिकार नहीं रह जाता, प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं रहते, क्योंकि इसे कैपिटलिज्म का बेस माना गया था और कैपिटलिज्म की खिलाफत करते हुए ही रशियन रेवोल्यूशन आया, जो कि सोशलिज्म की स्थापना करता है। ऐसे में भारत ने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत भारत ने एक डेमोक्रेटिक सेटअप अपनाया, जिसके तहत रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको ऑब्जर्व होती है। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें प्रत्येक निर्णय जनता सीधे लेती है, लेकिन उनकी आबादी कम है, उनके साइज़ छोटे हैं और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल काफ़ी है, लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे, जागरूक हैं। लेकिन हमारे भारत में निर्णय लेने का कार्य उन रिप्रेजेंटेटिव पर है जिन्हें आप चुनते हैं, चुनाव के माध्यम से निर्णय वो लेते हैं, प्रत्येक निर्णय आप नहीं लेते। हाँ, उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय चर्चा पर आधारित होते हैं। विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभा, इन सभी संस्थाओं में बैठ करके वो डिबेट करते हैं, डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस करते हैं। जो विचार आपके होते हैं, आपके चुने हुए नुमाइंदे उन विचारों को वहाँ ले जाते हैं, जिन पर चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है। जो भी प्रावधान लाए जाने होते हैं, जो भी बिल प्रपोज किए जाने होते हैं, उन्हें पब्लिक डोमेन में लॉन्च किया जाता है। पब्लिक डोमेन में होने के वक्त आप अपने सुझाव उसमें दे सकते हैं। इस तरह से एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को आगे चलाया गया। ये सब आज की डेट में आपके पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अभियान बहुत लंबे चले। तो जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान इन सभी मुल्कों ने एक अथॉरिटेटिव कैरेक्टर झेला, उसके विरोध में जो राष्ट्रवाद की एक लहर चली, संग्राम हुए अपने अपने मुल्क को आज़ाद कराने के, उसमें ये निहित था कि फिर आज़ादी के बाद जो संस्थाएं स्थापित होंगी
उनमें लोगों की भागीदारी होगी, वो लोकतांत्रिक होंगी। ऐसे में 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तकरीबन हर एक डेवलपिंग कंट्री में ये शब्द आपको आम ही मिल जाएगा, अमूमन ही मिल जाएगा, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी शब्द आपको प्रत्येक जगह पर मिलेगा, प्रत्येक डेवलपिंग कंट्री के भीतर। आज वहाँ पर मिलिट्री रूल है या आज वहाँ पर किंगडम है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक वक्त जब उन डेवलपिंग कंट्रीज़ ने पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज अ फ्री कंट्री अपनी शुरुआत की, तो उनकी इमेजिनेशन यही थी कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप उनकी कंट्री में स्थापित होगा। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, ये जो डेमोक्रेसी होगी, इसके सबके अपने अपने परसेप्शंस थे। वो परसेप्शन डिफरेंट पार्टीज से प्रभावित थे, डिफरेंट ग्रुप्स से प्रभावित थे, डिफरेंट क्लासेस से प्रभावित थे। तो किसी क्लास का, किसी ग्रुप से या किसी पार्टी से एक अलग, एक भिन्न नज़रिया था इस लोकतंत्र को लेकर के, इस डेमोक्रेसी को लेकर के। तो अपना ही एक परसेप्शन है। ठीक इसी तरह से भारत में भी ये अभियान लंबा चला कि एक लोकतांत्रिक राजनीति होनी चाहिए, देश में लोकतंत्र होना चाहिए, संस्थाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चलनी चाहिए और लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन इस डेमोक्रेसी को, इस लोकतंत्र को प्रत्येक वर्ग, हर क्लास, हर ग्रुप, हर पार्टी अपने ही नज़रिए से देखती थी, अपने ही परसेप्शन से देखती थी। लेकिन ये जो परसेप्शन है ये गाइडेड था, इसको एक दिशा मिली, एक मार्गदर्शन मिला, एक डायरेक्शन मिली। उसके लिए दो इवेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट। उसने डायरेक्ट किया लोगों के इस नज़रिए को, जो नज़रिया लोकतंत्र को लेकर के उनमें विकसित हो रहा था। उन्हें यह दिखा कि किस तरह का लोकतंत्र वह चाहते हैं, अपने लिए वो किस तरह के अधिकार चाहते हैं। और दूसरा, भारत की आज़ादी के बाद की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट्स, तो प्री इंडिपेंडेंस नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन दो महत्वपूर्ण इवेंट्स या आप ऐसे कह सकते हैं मूवमेंट्स, जिन्होंने प्रभावित किया इन डिफरेंट ग्रुप्स, इन डिफरेंट क्लासेस, इन डिफरेंट पार्टीज़ के डिफरेंट परसेप्शंस को, किसे लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन डेमोक्रेसी सभी के लिए एक कॉमन एस्पेक्ट था, सभी को लोकतंत्र चाहिए था। लेकिन लोकतंत्र किस फॉर्म में चाहिए था, लोकतंत्र से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, लोकतंत्र के तहत वो क्या रियलाइज़ करना चाहते थे, ये सबके एंड पर भिन्न था। डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट पार्टीज़, डिफरेंट ग्रुप्स के एंड पर ये डिफरेंट था। लेकिन फिर भी सब एक दिशा की ओर बढ़ते रहे। उसके लिए ये मूवमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें इन्हें पढ़ना होता है इतिहास में, और मैंने आपको पढ़ाई है बहुत डिटेल में। इन्हें समझना होता है, ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। क्योंकि सबके भिन्न परसेप्शन हैं, सब क्लासेस के, सब डिफरेंट पार्टीज़ के, डिफरेंट ग्रुप्स के। इसी की वजह से लोकतंत्र की कोई एक परिभाषा, डेमोक्रेसी की किसी एक डेफिनेशन पर रीच हो पाना बहुत मुश्किल है। डेमोक्रेसी एवर इवॉल्विंग है, इसकी एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। हाँ, वो बात अलग है कि इसकी अपनी एक हिस्ट्री है जिसे हम ट्रेस करते हैं, लेकिन जब उस हिस्ट्री का फिर क्रिटिकल एनालिसिस होता है तो फिर वहाँ से पता लगता है कि वो कुछ लक्षण हो सकते हैं, लोकतंत्र के कुछ लक्षण हो सकते हैं। जब हम कहते हैं कि 5th सेंचुरी BC में ग्रीस के सिटी स्टेट्स में इसकी शुरुआत हुई, तो हम यह मान सकते हैं कि लोकतंत्र के कुछ लक्षण भर थे उन सिटी स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में। लेकिन वो पूर्णतः लोकतंत्र नहीं था, क्योंकि लोकतंत्र अपने आप में बड़ा व्यापक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, जो एवरी पर्सन से होते हुए एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी रूल, लॉ, पॉलिसी तक जाता है और बहुत वाइड है। हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स में, हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है डेमोक्रेसी पे, आगे आने वाले दिनों में भी करेंगे। तो लोकतंत्र बहुत व्यापक है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। चाहे लक्षण ही है, लेकिन लक्षण नज़र आने शुरू हुए तो उसका अपना एक इतिहास बनता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन कि लोकतंत्र सभी मुल्कों की
एक बुनियादी मांग ही हो चुकी थी जो मुल्क कॉलोनियलिज्म से पीड़ित थे। आपको ऐसा लगता होगा कि केवल एशियन, अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ऐसा रही होंगी, नहीं, क्योंकि मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट का जिक्र किया इसलिए मैंने इनका नाम लिया। ये अमेरिका में भी हुआ 1776 से 1785 तक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन रेवोल्यूशन चला, और उस अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान एक लंबा अभियान चला है संविधान बनाने को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के। इसलिए कहा जाता है कि मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अमेरिका अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो अर्लीस्ट डेमोक्रेसी है, हम लार्जेस्ट हैं। तो ये अभियान वहाँ भी रहे, वहाँ भी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की उन 13 कॉलोनीज़ ने, 13 कॉलोनीज़ ने खुद को यूनाइट किया और अपने कॉलोनियल रूलर यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, इससे खुद को आज़ाद कराने के लिए एक लंबा अभियान, एक लंबा रेवोल्यूशन, एक क्रांति छेड़ी, अमेरिकी क्रांति जिसे हम कहते हैं। 1776 से 1785 तक ये आपको देखने को मिलती है। और इसी दौरान 1776 अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके बाद 1787 के दौरान आपको फिलाडेल्फिया कन्वेंशन देखने को मिलता है, एंड दैट कन्वेंशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण को लेकर के ही किया गया एक कन्वेंशन था। इसे इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन के तौर पर माना जाता है। फिर इसी तरह से फ्रांस में लंबे समय तक रेवोल्यूशन चला, 1789 से 1848 तक फ्रेंच रेवोल्यूशन का दौर था। तो वहाँ पर भी लोगों ने जो एग्जिस्टिंग एक फ्यूडलिस्टिक कल्चर है, जो एग्जिस्टिंग सेटअप है किंगशिप का, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और वो एक लंबे अभियान के तौर पर आगे बढ़ा। तो उसमें भी अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है जो फ्रेंच नेशनल असेंबली है उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, तो वो भी एक डेमोक्रेसी की मुहिम थी। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट दिए गए। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि ये केवल साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में ही था, यूरोप में भी था, नॉर्थ अमेरिका में भी था, लेकिन क्योंकि बात इस वक्त जिस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है सेकेंड वर्ल्ड वार के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन कॉन्टिनेंट्स का संदर्भ दिया, जैसे एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका का, क्योंकि मोस्टली ये इस समय में फ्री हुए थे। तो सभी की एस्पिरेशन नेचुरली ही थी, और नेचुरली क्यों थी मैंने बताया, क्योंकि लंबे समय तक कॉलोनियल फेज़ के दौरान ये रूल हो रहे थे कॉलोनियल गवर्नमेंट से। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट अपनी होम कंट्री में तो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम से चलती है, वहाँ पे तो डेमोक्रेटिक सेटअप फॉलो हो रहा है, लेकिन क्योंकि जिन कंट्रीज़ पे जाकर के ये रूल कर रहे हैं, जिन्हें इन्होंने कॉलोनी बना रखा है, वहाँ के लोगों की क्योंकि फ्रेंचाइज नहीं है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में उनकी कोई से नहीं है। फ्रेंचाइज का मतलब कि जो सत्ता उनके लिए नियम बना रही है वो सत्ता उन्होंने नहीं चुनी, वो सत्ता चुनने में उनकी कोई आवाज़ नहीं थी, इसलिए वो सत्ता, वो पावर उनके लिए जो रूल रेगुलेशन बना रही है ये सुनिश्चित नहीं है कि वो उनके हितों में होंगे। वो सत्ता, वह पावर अपने हितों में वह नियम बनाती है। तो जो आंदोलन मुक्ति के लिए चले हैं, स्वतंत्रता के लिए चले हैं, आज़ादी के लिए चले, उन आंदोलनों में ये निहित था कि हमें आने वाले समय में एक तंत्र ऐसा चाहिए जो लोगों को शक्ति प्रदान करे और लोगों की इच्छाएं, अभिलाषा, आकांक्षाओं को पूर्ण करे, इसलिए हमें एक लोकतंत्र चाहिए। तो ये एक मांग थी, किस फॉर्म में चाहिए, किस तरह के इंस्टीट्यूशन उसके लिए इस्टेब्लिश करेंगे। कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ, कहीं पार्लियामेंटेरियन प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ, कहीं पर सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट फॉलो हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं यूनिटरी सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, कहीं फेडरल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, कहीं क्वासी फेडरल, वो अलग बातें हैं, लेकिन लोकतंत्र अंडरलाइंग फिनोमेना के तौर पर, कॉमन एस्पेक्ट के तौर पर रहा। इसमें आता है अब द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री। इसे समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। देखिए, डेमोक्रेसी के कंसेप्ट के बारे में मोस्टली ये कहा जाता है कि ये 5th सेंचुरी BC के दौरान जो ग्रीक सोसाइटी उस समय में, उनके जो सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, जो सिटीज़ हुआ करती थी वही एक तरह से स्टेट्स हुआ करते थे, तो सिटी स्टेट्स उन्हें कहते हैं। हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर में इस पे मैंने डिटेल में पढ़ा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट किया करता था, वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मेनली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर आधारित हुआ करता था। इसलिए ग्रीक भाषा का वर्ड है डेमोक्रेसिया, और डेमोक्रेसिया ये जो शब्द है यहीं से डेमोक्रेसी भी आता है। तो डेमोक्रेसिया, तो डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसिया का मतलब होता है रूल। तो यहीं से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है
कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है डेमोक्रेसिया। डेमो माने पीपल, क्रेसिया माने रूल। तो पीपल रूल, जनता का राज, जनता के द्वारा राज, जनता के लिए राज, है ना। गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऐसा तो आप अक्सर सुनते आए हो, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी इतनी लिमिटेड नहीं है, डेमोक्रेसी इससे बहुत आगे जाती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ग्रीक सोसाइटीज़ के लेवल पर हमें ये सिस्टम देखने को मिला, हमने उस समय में ऑब्जर्व किया इसको। इसी तरह से ये माना जाता है कि इसके कंसेप्ट्स बदल गए। ये जब हम ओल्ड ग्रीक, ओल्ड रोमन सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें एक बहुत ही लेमैन वर्जन, एक बहुत ही डोरमेंट स्टेट में एक डेमोक्रेटिक सेटअप हमें नज़र आता है। इस तरह से भारत में भी अगर आप बात करेंगे तो भारत में भी आपको गणराज्य नज़र आ जाएंगे। लिच्छवी गणराज्य बहुत महत्वपूर्ण गणराज्य के तौर पर माना जाता था। गणराज्य का मतलब रिपब्लिक्स, लेकिन ये एक ट्रू डेमोक्रेटिक सेटअप के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते थे। एक तरह की ओलिगार्कीज थी। ओलिगार्कीज का मतलब कि एक पर्सन ही रूलर के तौर पर सभी निर्णय नहीं ले रहा, इसलिए ये किंगडम्स के नॉर्मल जो एब्सोल्यूटिस्ट सेटअप है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं दिखते, लेकिन ये ओलिगार्कीज हैं। यहाँ पर एक की बजाय 10, 12, 15 रूलर्स यानी कि इक्वल पोजीशन रखने वाले लोग मिलकर के निर्णय ले रहे हैं। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि पूरी जनता को इसमें हिस्सेदारी मिल रही है और ये लोग जनता के द्वारा चुने गए हैं। लेकिन ना तो ये पूरी तरह से कंसेप्ट है रूलिंग का लाइक द किंगडम, और ना ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, लेकिन फिर भी एक कैरेक्टर किंगडम से अलग इसे करता था। तो इस तरह की ये गणराज्य के तौर पर आपको नज़र आते हैं। पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करने के लिए कुछ बॉडीज़, कुछ सेटअप यहाँ बने हुए थे, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से पूरी जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, इसलिए वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप्स नहीं माने जा सकते, वो डेमोक्रेसीज नहीं थी पूरी तरह से। लेकिन लक्षण, मैंने बात शुरुआत में की, वो लक्षण के तौर पर थे। इसी तरह से इस दौर में भी हमें जो नज़र आता है, ये डेमोक्रेसी शब्द जो नज़र आता है, ये एक तरह का लक्षण ही है कि कुछ तत्व हमें लोकतंत्र के यहाँ पर नज़र आते हैं, पर पूर्णतः ये लोकतंत्र है नहीं। सही मायने में जिस डेमोक्रेसी का जिक्र आप करते हैं, जो आज की डेट में आपको नज़र आता है, ये सेटअप आपको जब ऑब्ज़र्व होगा, ये आपको यूरोपियन रेनेसेंस के दौरान अच्छे से ऑब्ज़र्व होगा। 17th 18th सेंचुरी यूरोप का जब जिक्र करेंगे तब आपको ये कंसेप्ट्स नज़र आने शुरू होंगे, और वो यूरोप 17th 18th सेंचुरी का 1600 ऑनवर्ड्स, जो यूरोप उस समय तक इस्टेब्लिश एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी को पूरी तरह से रेडिकली चेंज कर देना चाहता है, उसमें चेंजेस लेकर के आना चाहता है। इतिहास में हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि मेरे हिस्ट्री के सभी लेक्चर्स में वो है और वर्ल्ड हिस्ट्री में है, लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट को आप समझिए। रोमन एम्पायर के बाद जब रोमन एम्पायर की वेस्टर्न ब्रांच का खात्मा हो गया था और ईस्टर्न ब्रांच कॉन्टिन्यूअस रही ऑलमोस्ट 4th सेंचुरी के बाद, 4th सेंचुरी AD के बाद, तो उसके बाद से क्या हो गया कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर कंटिन्यू होता रहा, लेकिन एक सिस्टम ऐसा जनरेट हो गया जिसमें जो मेन रूलर है उसकी पोजीशन वीक होती चली गई, लेकिन उसके जो सामंत हैं, यानी कि जो उसके क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो सिंपली आप समझ लीजिए कि जो उसके डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके, यानी कि जो प्रोविंसेस हैं उनके जो गवर्नर्स हैं, ये बहुत मजबूत हो गए। एरिस्टोक्रेटिक क्लास, इनके पास बहुत बड़े बड़े मेनोरियल कॉम्प्लेक्सेस होते थे। एक मेनोर होता था पूरा, MANOR, मेनोर, इन्हें मेनोरियल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। उन मेनोरियल कॉम्प्लेक्सेस में बहुत लैंड होता था, एक्सेस लैंड होता था, और ये उसके अधिपति होते थे। और उन मेनोरियल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जितनी ज़मीन फॉल करती थी वो इनकी होती थी। यही नहीं, जितने लोग भी आते हैं वो सब इनके होते थे। तो एक स्लेव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग चला, लोग इन्हें सर्व करते थे, तो सर्फडम इसे कहते हैं। सर्व से सर्फ वर्ड आता है, तो सर्फडम कल्चर प्रमोट हुआ कि मेनोरियल कॉम्प्लेक्सेस में रहने वाले लोग एक तरह की स्लेव लाइफ ही बिता रहे थे। तो ये जो लॉर्डशिप सिस्टम शुरू हुआ, ये जो सामंतवादी सोच विकसित हुई कि सभी के पास एक से रिसोर्सेज नहीं है, इक्वलिटी की कमी होती है, तो जिसके पास रिसोर्सेज अधिक हैं, जिसके पास पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल होल्ड है, स्ट्रेंथ, वो अपने से कमज़ोर लोगों को,
जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तौर पर कमज़ोर कर दिए गए हैं, उनको अपने अधीन रखता है। उन पर एक तरह से एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड उनके प्रति रखता है और रिसोर्सेज के बेनिफिट अपने लिए यील्ड करता है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में यूज़ करता है। इस तरह का असमानता से परिपूर्ण एक समाज जिसमें लोग किसी के हाथों एक्सप्लॉइट हो रहे हैं क्योंकि वो पॉलिटिकली सुपीरियर है, इस वजह से उसका सोसाइटल कल्चरल स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग हो गया है। एक सामंतवादी समाज, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी इस्टेब्लिश हो गई पूरी तरह से। मेजॉरिटी रिसोर्सेज एक पर्सन को बिलोंग कर रहे हैं और इस तरह के पर्सन का एक पब्लिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, एक परसेप्शन बनाए रखना, इसकी एक पोजीशन बनाए रखने में उस समय की रिलीजियस क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, जिनमें जो रिलीजन के कस्टडियन बने हुए लोग थे, जैसे कि द प्रीस्टली क्लासेस, द चर्च। और चर्च का होल्ड है सोसाइटी पे, चर्च पे कंट्रोल है द प्रीस्ट हियरार्की, द प्रीस्टली क्लासेस। सो ये प्रीस्टली क्लासेस जो हैं, इनका इन फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ कोल्यूजन होता था, आपस में इनका एक सेटिंग रहती थी, मेल मिलाप रहता था। इसके तहत बहुत लंबे दौर तक 500 से ऑलमोस्ट 1500 एडी तक, 500 एडी से 1500 एडी तक यूरोप में एक डार्क एजेस का दौर रहा। साइंटिफिक ग्रोथ नहीं होने दी गई, लोगों को शिक्षित नहीं होने दिया गया, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जागरूक अवेकंड नहीं होने दिया गया। अगर लोग सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली अवेकंड हो जाते, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास होता, नए मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जन्म ले जाते, तो लोग विकास करते, अपवर्ड मोबिलिटी होती सोसाइटी की, लोगों के पास धन आता, वो विश्व भर में भ्रमण करते, आदान प्रदान होता, व्यापार होता, वो जागरूक होते, देखते कि किस तरह की सभ्यताएं, किस तरह के कल्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सब ना हो, वो कभी भी अपने फ्यूडल लॉर्ड के शिकंजे से बाहर ना जा पाएँ। इसके लिए उन्हें कई तरह के भ्रांतियों में, कई तरह के भ्रम में रखा जाता था, कई तरह के मिथ, कई तरह की मिस्ट्रीज़ उनके सामने पैदा की जाती थी। इसे पैदा करने में धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल किया जाता था, उनके हवाले से इन मिथ को प्रमोट किया जाता था और यह काम करने में उस समय की प्रीस्टली क्लास बहुत दिग्गज थी। यही इम्पॉर्टेंट रोल था प्रीस्टली क्लास का, जिसके लिए फ्यूडल लॉर्ड को हमेशा इन प्रीस्टली क्लासेस की ज़रूरत रहती थी, क्योंकि जनता को अंधकार में रखने का काम ये प्रीस्टली क्लासेस करती थी। तो जो भी जागरूकता लाना चाहता था, जो भी ज्ञान बांटना चाहता था, जो लोगों को सशक्त करना चाहता था, एम्पावर्ड करना चाहता था, उसे ख़त्म करा दिया जाता था समाज के हाथों ही पत्थर मरवा करके, या फिर दीवारों में चुनवा के, या ज़मीन में खुदवा करके अंदर डाल दिया जाता था। इस तरह से ये सिस्टम चलता रहा। इस दौर से, इस फ्यूडलिस्टिक समाज से जो विकास नहीं करने देता, जो सामंत यानी कि उस एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के बाहर किसी को ग्रोथ का कोई मौका नहीं देता, जो सोसाइटी में अपवर्ड मोबिलिटी का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, इस समाज से बाहर निकलने का दौर शुरू हुआ 1350 के अराउंड, जब यूरोपियन रेनेसेंस हुआ। 1350 से 1550 का पीरियड माना जाता है यूरोपियन रेनेसेंस का, और इसके रेनेसेंस के द्वारा उत्पन्न की गई वो क्रांतिकारी अभियान वो चलते रहे आगे फिर। लेकिन ये जो दौर रहा, इस दौर के दौरान नई इन्वेंशंस हुई, नई डिस्कवरीज हुई, नई साइंटिफिक टेम्परामेंट की विकास हुआ। लोग चर्च से, प्रीस्टली क्लास से, लाइफ आफ्टर बर्थ के कंसेप्ट से, उन भ्रांतियों से मुक्त हुए। उन्होंने मनुष्य में क्या सम्मान है, क्या डिग्निटी है, उनके अंदर क्या वैल्यू है, और ह्यूमन सर्विस की क्या इम्पोर्टेंस होती है, ह्यूमन की ग्रोथ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, स्वयं की विजडम का विकास करना, स्वयं के लिए बेहतर स्तर प्राप्त करना, समाज का उत्थान करना, इन बातों पर विचार होने लगे। तो ह्यूमनिस्टिक स्कूल एक्टिवेट हुए, ह्यूमनिस्टिक एक साइंस डेवलप हुई, ह्यूमनिस्टिक पैटर्न ऑफ पेंटिंग, राइटिंग, लिटरेचर, डिबेट, डिस्कशन, ये सब शुरुआत हुई। और इसलिए ह्यूमन पे, मैन पे फोकस आया, और यहीं से फिर एक अभियान चला। नए नए नक्शे बने, नए नए भूगोल के ज्ञान मिले, नए नए ग्लोब, उसके माध्यम से नई यात्राएं, विश्व भर का भ्रमण। तो आपने देखा होगा इसी दौर में फिर यूरोपियंस ने पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल किया और उन मुल्कों से व्यापार स्थापित किया, और बाद में फिर उन्हीं मुल्कों पर राज भी किया। तो इस दौरान जब धन एकत्रित करना शुरू किया इन पूंजीपतियों ने, यानी कि जो व्यापार कर रहे हैं, तो
सबसे अहम चीज़ जिसका विकास हुआ वो हुआ निजी संपत्ति का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो निजी संपत्ति जो है उसका ग्रहण किया जाने लगा। निजी संपत्ति के माध्यम से ही, इस वेल्थ के दम पर ही ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, फ्यूडल लॉर्ड्स को चैलेंज दे सकते थे, क्योंकि इकोनॉमिकली ये सेक्शन स्ट्रांग होता गया। लेकिन सामाजिक तौर पर आज भी वही सामंत मजबूत हैं, राजघराने में उनकी पकड़ अच्छी है, एम्पायर मेन पोजीशंस उन्हें ही ऑफर करता है। लेकिन न्यूली एमर्जिंग बर्गोइस क्लास, न्यूली एमर्जिंग कैपिटलिस्ट क्लास, जिसमें प्रोफेशनल्स आते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मर्चेंट, ट्रेडर्स, कमर्शियल सेगमेंट्स, ये सभी लोग आते हैं। तो ये बर्गोइस सेक्शन विकसित होने लगा कॉन्ट्रेरी टू द एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, लैंडलॉर्ड्स, उनके अगेंस्ट ये खड़ा होने लगा, मजबूत होने लगा। धीरे धीरे इन्हें अपनी पहचान राजनीतिक तौर पर भी चाहिए थी, इन्हें अपना सामाजिक रुतबा भी प्राप्त करना था, और इनके वो अधिकार जो इन्हें सदा ही चाहिए थे कि हमें मुक्त व्यापार करने की आज़ादियाँ हों, हमारा भी राजनीतिक नीतियों बनाने में एक आवाज़ होनी चाहिए, हमारा भी एक सामाजिक स्थान है। इन्हीं लोगों ने शुरुआती तौर पर उस फ्यूडलिस्टिक कल्चर को, उस सोसाइटी को, उस माइथोलॉजी बेस्ड रिलीजन को चैलेंज करना शुरू किया, और एक स्ट्रॉन्ग एंटी फ्यूडल, एंटी डार्क एजेस मूवमेंट शुरू हुई। एंटी रिलीजन मूवमेंट भी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें साइंस पे ज़्यादा फोकस किया कि साइंस की रीजनिंग, साइंस के लॉजिक्स को ज़्यादा फॉलो किया जाए। कोई भी वो चीज़ जो रीजनिंग पे, लॉजिक्स पे खरी नहीं उतर सकती, वह सत्य नहीं है, वह अप्रमाणित है, वह प्रमाणित नहीं। चीज़ें प्रमाणित होनी चाहिए। इसके लिए प्रमाण वही है जो लॉजिक्स पे आधारित है, जो रीजनिंग पे आधारित है। तो रीजनिंग लॉजिक बेस्ड सोसाइटी एक तरह की रेनेसेंस वाली सोसाइटी, पुनर्जागरण की सोसाइटी। रेनेसेंस का मतलब होता है रीअवेयरनेस। तो क्या पुनर्जागृत हुआ? पुनर्जागृत हुआ द ग्लोरी ऑफ द रोमन किंग्स, द रोमन किंगडम। जो रोमन किंगडम कभी एग्जिस्ट करती थी वो पुनर्जागृत की इन्होंने। तो इन्होंने उसे पुनर्जागृत करने का कंसेप्ट किया, और इन्होंने ये बताया कि एक तरह के डेमोक्रेटिक सिस्टम्स उस समय में एग्जिस्ट किया करते थे। ये हमारी ग्रोथ का लेवल था उस समय में, लेकिन हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए, लिबरल सिस्टम में हम पिछड़ गए। इसकी वजह से एक दौर आपको देखने को मिलेगा 17th 18th सेंचुरी का, जब पूरी तरह से एक रेडिकल चेंज आता है यूरोपियन सोसाइटी में, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली ओपन सिस्टम ऑफ इकोनॉमी फॉलो किया जाता है, लिबरल आइडियाज़ फॉलो किए जाते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर्टी है उसके पास से है, उसके पास आवाज़ है, उसके पास फ्रेंचाइज है, हिस्सेदारी है। किसमें? नीतियाँ बनाने में। मतलब कि वो उन बॉडीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है जिन बॉडीज़ में डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि उस समय में संपत्ति को एक अधिक आधार बनाया गया था वोटिंग राइट देने के लिए। तो संपत्ति समाज में प्रतिष्ठा बनाने का आधार थी, सोशल प्रॉस्पेरिटी आती है इससे, ऐसा माना गया था। इससे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ गेन होती है और एक सत्ता में आवाज़ आती है। तो संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण थी, इसे फंडामेंटल माना गया फॉर द फंडामेंटल ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ग्रोथ को फंडामेंटल ग्रोथ माना जाता है, और उसके लिए प्रॉपर्टी फंडामेंटल है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट बनी बड़े लंबे समय तक। ह्यूमन राइट से फंडामेंटल राइट हो गई है। तो इसके तौर पर ये कंसेप्ट वहाँ पर रहे कि राजनीति का उदारीकरण किया जाए, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया जाए। तो लिबरलिज्म का एक थॉट हर तरफ रहा, स्टेट इंटरवेंशन ना करे, लेसेस फेयर का कंसेप्ट आया कि डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पे, मार्केट मैकेनिज्म पे अर्थव्यवस्था चले, सरकारें नियंत्रण ना रखें ना अर्थव्यवस्था पर ना लोगों पर, किसी चीज़ पर। सरकार फैसिलिटेटर के तौर पर काम करे, इनेबलर के तौर पर काम करे, कंट्रोलर के तौर पर काम ना करे। एक रेगुलेटर बने, इनेबलर बने, फैसिलिटेटर बने, बट कंट्रोलर ना बने। और इसी के तहत लोकतांत्रिक ढांचे भी विकसित होने शुरू हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वहाँ पर एक शुरुआत हुआ। तो डेमोक्रेटिक सेटअप वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। किंग्स थे, किंगडम्स भी थी, धीरे धीरे ग्रेजुअली उनकी पावर रिड्यूस हुई, और ये लोकतांत्रिक सेटअप जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, विकसित होने लगे। तो ये एक पूरा जो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी हिस्ट्री 5th सेंचुरी BC के ग्रीक सोसाइटी से होते हुए फिर रोमन कल्चर, उसके बाद एक लंबा डार्क एजेस का फेज़, और फिर द रेनेसेंस यूरोप, जिसमें नई साइंस, नई टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से न्यू वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन उन यूरोपियंस को दी, जिसकी वजह से उनका ट्रेड एंड कमर्स स्ट्रेंथेंड हुआ। उनके जो पोटेंशियल अब तक लॉक्ड थे, वो अनलॉक हुए, वेल्थ गेन हुई, नए सेगमेंट सोसाइटी में एग्जिस्ट कर गए, क्योंकि अपवर्ड मोबिलाइजेशन हुआ न्यू ट्रेड्स, न्यू इकोनॉमिक रिलेशनशिप की वजह से।
उन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए चैलेंज किया पुराने इंस्टीट्यूशंस को, जो उन्हें व्यापार से रोकते थे, जो उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने से रोकते थे, जो हर तरह के नियमों को कंट्रोल करते थे और बैकवर्ड रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पे चलते थे। तो इसलिए एक लिबरलिज्म की आवाज़ बड़ी मजबूत हुई और इस लिबरल प्रिंसिपल के भीतर ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर लिबरलिज्म है। इस लिबरल प्रिंसिपल के भीतर ही फिर आपको डेमोक्रेसी ऑब्जर्व होती नजर आएगी। मुद्दा यहाँ पर लिबरलिज्म था, लिबरलिज्म इन द इकोनॉमी, लिबरलिज्म इन द रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी मेकिंग, लिबरलिज्म इन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल, कि हर पर्सन किस तरह से अपनी लाइफ को लीड करना चाहता है, तो लिबर्टी होनी चाहिए। सबसे पहला शब्द जो चलता रहा वो लिबर्टी है, कि हर क्षेत्र में हमें लिबर्टी मिले। हम कैसे अपना जीवन, निजी जीवन बिताना चाहते हैं, हम अपने ईश्वर से कैसे जुड़ना चाहते हैं, गॉड को कैसे मानना चाहते हैं, चर्च जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, और बाइबल को हम कैसे ऑब्जर्व करना चाहते हैं, क्या इसके लिए किसी कस्टडियन की, किसी पर्सन की ज़रूरत है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों में हमें लिबर्टी चाहिए। आर्ट में हमें लिबर्टी चाहिए, लिटरेचर में हमें लिबर्टी चाहिए, ट्रेड एंड कमर्स में हमें लिबर्टी चाहिए, रूल रेगुलेशन डिसीजन मेकिंग यानी कि पॉलिटिक्स में हमें लिबर्टी चाहिए, सोसाइटी में वी नीड लिबर्टी। एक लिबर्टी हो, एक ओपननेस हो, एक फ्रीडम हो। तो देखो इंडिपेंडेंस की बात नहीं है वहाँ पे। इंडिपेंडेंस तो जैसे उन देशों में होगा जहाँ पर आपने कंट्रोल किया है और वो लोग आपसे मुक्ति चाहते हैं। यहाँ पर आप ही लोग हैं, आप ही लोगों की, यहाँ मैं जब यूरोप की बात कर रहा हूँ, आप ही लोग हैं, आप उस ढांचे में जो है फ्रीडम चाहते हैं, आप उस ढांचे के भीतर लिबर्टी चाहते हैं, उनको नर्म करना चाहते हैं, जो पुराने दकियानुसी विचार हैं उन्हें खत्म करना चाहते हैं, नए विचारों को उत्पन्न होने दें, ऐसा खुला माहौल चाहते हैं। ये सब चीज़ों की मांग उस समय में, उस वक़्त में हुई। तो ये दौर पूरा चला रेनेसेंस का। इसके तहत प्रिंसिपल जो मेन लिबरलिज्म का फोकस पे था, तो ये माना गया कि ये लिबरलिज्म पॉलिसी से गाइडेड तब होगा, ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में तब दिखेगा, ये तब जाकर के ज़मीन पर उतरेगा और हमेशा पोषित होता रहेगा यदि एक डेमोक्रेटिक सेटअप लगाया जाए। यानी कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, लीगली एक सैंक्शनड, एक अप्रूव्ड पावर लोगों को मिलनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट को चुने, सेलेक्ट करें, गवर्नमेंट में उनकी आवाज़ हो। तब जाकर कि ये जो लिबरलिज्म की हम मांग कर रहे हैं, जो फ्रीडम की हम मांग कर रहे हैं, ये हमेशा बनी रहेगी। ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रीडम। इसके लिए हमें एक पुख्ता इंतज़ाम करना होगा। इंतज़ाम होना चाहिए लोकतांत्रिक ढांचे पर आधारित सत्ता, सरकार। सो जो अथॉरिटी है ना पावर की, द पावरफुल अथॉरिटी, जिसके पास सत्ता है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही सत्ता प्राप्त करें और उन्हें शक्ति भी लोकतंत्र से ही मिले, तब जाकर के काम बनेगा। तो ये एक इसका एक कंसेप्ट बनता है, द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी या हिस्ट्री। इसमें द अर्ली लिबरल्स, ये जो अर्ली लिबरल्स थे मोस्टली, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल हुआ करते थे, जॉन लॉक हुआ करते थे, रॉसे थे, लेवेलियर थे, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं उस समय की। इन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कशन की है कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, सिस्टम कैसे होना चाहिए। उस पर आज हमें नहीं जाना, हमें क्या समझना है यहाँ पर अर्ली लिबरल्स। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि रेनेसेंस समाज के दौरान मेन प्रिंसिपल जो था वो लिबरलिज्म का प्रिंसिपल था, जिससे एक आवश्यकता महसूस हुई कि लोकतांत्रिक ढांचा चाहिए अपन को। और ये लिबरलिज्म का जो सिद्धांत है ये प्रभावित है जिनसे, और जो लोग इसे मानते थे, जिनसे ये प्रभावित है, जिनसे ये आया और जो इनकी पालना करते थे, दे आर द लिबरल्स। ये लिबरल क्या मानते थे, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो इन्होंने निगेट किया है कंसेप्ट को, वो कंसेप्ट जो अब तक पोषित कराया गया था उनके द्वारा। किनके द्वारा? वो डार्क एजेस के यूरोप में द प्रीस्ट क्लासेस, द फ्यूडल लॉर्ड्स, प्रीस्टली क्लासेस और फ्यूडल लॉर्ड्स। उदाहरण के तौर पर एक कंसेप्ट समझिए कि पूरा यूरोप कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता था जिसे हम एस्टेट्स भी कह देते थे। तो फ्रांस में एस्टेट्स पढ़े होंगे आपने, जिसकी मीटिंग हुआ करती थी एस्टेट जनरल्स, उसमें 3 एस्टेट आकर के बैठते थे, तो एस्टेट हुआ करते थे। तो पहला एस्टेट इस तरह से एस्टेट लिखते हैं, एस्टेट 1, इसमें एम्पायर आता है। एस्टेट 1 के अंदर द एम्पायर, सम्राट,
शासक मेन, उसकी फैमिली आती है। स्टेट 2 के अंदर आते थे, स्टेट 2 के अंदर द लॉर्ड्स, द फ्यूडल लॉर्ड्स, द एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, ज़मीन के जो अधिपति हैं, ज़मींदार, बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स, और दूसरे द प्रीस्ट क्लास, ये दोनों मिलकर के इनको बैठाया गया था स्टेट 2 में। और तीसरा था स्टेट 3, इसमें इनसे अलग सभी आम जनता। लेकिन स्टेट 3 में भी आगे फ़र्क था, प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, मर्चेंट ट्रेडर्स, और आम लोग जैसे कि वर्कर और पीजेंट। लेकिन ये सारे स्टेट 3 में आते थे। इस तरह से समाज का 3 स्तर पर विभाजन किया हुआ था। पूरे विश्व में होता है, भारत में भी समाज विभाजित था, लेकिन यूरोप में बुनियादी तौर पर यह कंसेप्ट फॉलो होता था। हमारा इस पर डिटेल में वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर है, द 3 स्टेट्स। अब ऐसे में कंसेप्ट फॉलो किया जाता था शुरू से। जो रेसिस्ट टेंडेंसी को फॉलो करने वाला बंदा होगा वो विज्ञान को भी आधार बनाएगा अपनी थ्योरी को करेक्ट प्रूव करने के लिए। डार्विन की थ्योरी को आधार बनाया गया ये प्रूव करने के लिए कि भाई हाँ, कुछ रेसेस सुपीरियर होती हैं, कुछ रेसेस इन्फीरियर होती हैं, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कानून है, जंगल का कानून है, जिसके पास ऑलरेडी इनहेरिटेंस में ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी आई हैं कि वो बेटर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है सही में। लेकिन जो स्कूल्स इस थॉट को फॉलो करते हैं कि जो ये मानते हैं कि बायोलॉजिकली